हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम टी.एस. एलियट के फेमस ऐसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस ऐसे में एलियट ने हमें बताया है कि जब कोई पोएट पोएम्स लिखता है तो किस तरीके से उसे अपनी पुरानी सभ्यताओं और मान्यताओं को, परंपराओं को याद रखकर अपनी पोएम्स को लिखना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इस ऐसे के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। ये जो ऐसे है उसे एलियट ने 1919 में लिखा था और इसे सबसे पहली बार पब्लिश किया गया द ईगोइस्ट में 1919 में। और उसके बाद फिर जो एलियट की पहली बुक थी क्रिटिसिज्म पर, जिसका नाम था द सेक्रेड वुड, 1920 में जो रिलीज हुई थी, उसमें भी इस ऐसे को छपवाया गया था। इट फॉर्मुलेट्स Eliot's influential conception of the relationship between the poet and the preceding literary traditions। तो इस पूरे ऐसे में, जैसा मैंने आपको बताया, एलियट हमें बता रहे हैं कि किसी भी पोएट और पुरानी परंपराओं के बीच क्या रिलेशनशिप होना चाहिए और किस तरीके से एक पोएट को पुराने लिटरेरी ट्रेडिशंस को यूज़ करना चाहिए अपनी पोएम्स को लिखने के दौरान। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। एलियट कहते हैं कि जब भी कोई ट्रेडिशनल वर्ड का इस्तेमाल करता है राइटिंग में तो लोग इसे बुरी तरीके से लेते हैं और इसे डेरोगेटरी समझा जाता है, यानी बुरा समझा जाता है या पुराना समझा जाता है। तो इस शब्द का इस्तेमाल कभी भी किसी राइटर की तारीफ करने में इस्तेमाल नहीं किया जाता, फिर चाहे वो राइटर जिंदा हो या मर गया हो। दिस इज बिकॉज रीडर्स ऑफन लुक फॉर द वे अ राइटर स्टैंड्स आउट फ्रॉम देयर प्रीडेसेसर्स बिफोर अप्रिशिएटिंग देयर वर्क। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कोई भी रीडर हमेशा ये सोचता है कि जो राइटर है वो अपने प्रीडेसेसर्स, मतलब जो पुराने राइटर्स हैं या जो पहले के आए हुए राइटर्स हैं, उनसे अलग कैसे है। तो लोग ये सोचते हैं कि ये जो राइटर है उसे पुराने लोगों से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अलग होना चाहिए इसे। एलियट सीक्स टू रिमूव दिस प्रेजुडिस, लेकिन एलियट कहते हैं कि हमें अपने मन से इस भेदभाव को अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, claiming that the best parts of a poem are actually the ones that are alive in the past। तो वो कहते हैं कि किसी भी पोएम का सबसे बेस्ट हिस्सा तो वही होता है जो पास्ट से प्रेरित हो, इतिहास से प्रेरित हो। However, by following tradition, Eliot does not mean imitating one's most recent ancestors। तो वो कहते हैं कि हमें ट्रेडिशन तो मानना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले के पोएट्स की नकल करें या अपने एंसेस्टर्स की नकल करें। Instead, he means that a traditional poet has a historical sense। तो वो कह रहे हैं कि एक ट्रेडिशनल पोएट ऐसा पोएट होता है जिसे हिस्टोरिकल सेंस होती है, उसे हिस्ट्री की समझ होती है और अपने पूरे पास्ट को वो ऐसे जी रहा होता है जैसे कि वो प्रेजेंट हो। टुगेदर ऑल पोएट्री मेक्स अप अ साइमल्टेनियस होल दैट इज चेंज्ड बाय न्यू पोएट्री एंड गाइडेड बाय ओल्ड पोएट्री। तो जो पूरी उसकी जो पोएट्री होगी वो ऐसी होती है जिसमें नई पोएट्री तो होती ही है, लेकिन उसे ओल्ड पोएट्री गाइड कर रही होती है। Eliot goes on to claim that a critic cannot value contemporary poetry without setting it in relation to poetry of the past। तो Eliot कहते हैं कि कोई भी क्रिटिक किसी भी आज की पोइट्री को वैल्यू नहीं कर सकता जब तक कि वो पास्ट की पोइट्री से उसे कंपेयर ना करे। द पास्ट एंड द प्रेजेंट वर्क्स मेजर विथ ईच अदर। तो पास्ट और प्रेजेंट एक साथ ही चलता है, जहाँ पर जो नया है या नई पोइट्री है वो ओल्ड पोइट्री के साथ साथ कॉन्फॉर्म करते हुए, एडजस्ट करते हुए चल रही होती है और पुरानी भी नई के साथ एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ रही होती है। एलियट स्टेट्स दैट द ट्रेडिशनल पोएट इज अवेयर ऑफ द एंटायर फ्लो ऑफ टाइम। तो एलियट कहते हैं जो ट्रेडिशनल पोएट होता है उसे पूरे फ्लो ऑफ टाइम की अवेयरनेस होती है। वो सिर्फ आज में नहीं जी रहा होता, सिर्फ प्रेजेंट में नहीं जी रहा होता, उसने पास्ट को भी समझा होता है। तो वो समझता है कि ये जो फ्लो ऑफ टाइम है ये हमेशा डेवलप होता है, कभी इम्प्रूव नहीं होता। यानी कि वो कहते हैं कि जो पास्ट है उसे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आर्ट है उसे इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, सिर्फ डेवलप किया जा सकता है। तो जो प्रेजेंट है वो पास्ट से इसीलिए डिफरेंट है because it understands the past in a way that the past can't understand itself। क्योंकि प्रेजेंट ने पास्ट को देखा हुआ है, पास्ट ने अपने आप को ही नहीं देखा है। The immature poet won't understand this। लेकिन जो immature poet है वो कभी इस बात को नहीं समझेगा। Eliot next addresses some objections that say his vision of poetry involves too much learning।
फिर वो इस बात को कहते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि उनका जो विजन है पोएट्री का उसमें बहुत सारी सीख है और पोएटिक इंट्यूशन का कोई काम ही नहीं है, यानी पोएट अपने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से लिख सकता है, उसे ये सब सीख समझने की ज़रूरत नहीं है जो एलियट बोल रहे हैं। लेकिन एलियट कहते हैं इट डजेंट मैटर हाउ मच मटेरियल द पोएट यूजेस। तो वो कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो पोएट है वो कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहा है अपनी नॉलेज के लिए। ओनली दैट द पोएट डेवलप्स अ कॉन्शियसनेस ऑफ द पास्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। बस उसे अपने लाइफ के पास्ट को याद रखना चाहिए। इन this process, the poet surrenders constantly to the greater value of their work. Eliot opens part 2 of this essay by stating that true criticism criticizes the poem, not the poet. उसके बाद वो ऐसे का पार्ट 2 शुरू करते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि सच्चा क्रिटिसिज्म तो वही है जो पोएम की अच्छाइयाँ और खामियों के बारे में बताता है, ना कि पोएट के बारे में। अ पोएट इज अकम्प्लिश्ड नॉट बिकॉज ऑफ हाउ मच पर्सनैलिटी दे हैव बट बिकॉज ऑफ हाउ परफेक्ट अ मीडियम दे आर फॉर कंबाइनिंग फीलिंग्स इन न्यू वेज। तो एक पोएट इसलिए अकम्प्लिश नहीं होता, इसलिए सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है, उसमें बहुत पर्सनैलिटी है, बल्कि वो इसलिए अकम्प्लिश्ड कहलाता है क्योंकि उसे ठीक तरीके से मिक्स करना आता है चीज़ों को, उसे फीलिंग्स को कंबाइन करना आता है उसी तरीके से जैसे कि एक प्लैटिनम का टुकड़ा होता है जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर सल्फ्यूरस एसिड बना देते हैं, जबकि उसमें डायरेक्टली प्लैटिनम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मतलब प्लैटिनम खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता या इफेक्ट नहीं होता, वो उसकी बस उसकी मदद से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ट्रांसफॉर्म होकर सल्फ्यूरस एसिड बनते हैं। तो उसी तरीके से एक पोएट को होना चाहिए। और इसका और एग्जांपल देते हुए एलियट कहते हैं कि आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस इज डिफरेंट देन एनी अदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस किसी भी दूसरे एक्सपीरियंस से अलग होता है। आर्टिस्टिक इमोशन कॉम्प्लेक्स होता है जबकि पर्सनल इमोशन ज़रूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स हो। पोएट्स क्रिएट न्यू फीलिंग्स आउट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ डिटेल एंड द इफेक्ट इज ऑलवेज इंटेंस। तो जो अच्छा पोएट होता है वो ऐसा होना चाहिए जो अलग अलग फीलिंग्स को कंबाइन करके एक नई फीलिंग को जन्म दे। तो एलियट कहते हैं कि जो पोएट है वो अपनी पर्सनालिटी को नहीं दर्शा रहा, वो एक नए मीडियम को बना रहा है, एक नई फीलिंग को बना रहा है अलग अलग कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करके। एलियट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द ओवरऑल टोन ऑफ ए पैसेज इज नॉट जस्ट द रिजल्ट ऑफ द सिचुएशन द पैसेज कम्स फ्रॉम, रादर इट्स द रिजल्ट ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ फीलिंग्स। तो एलियट कहते हैं कि कोई भी पैसेज या कोई भी पोएम किसी सिचुएशन के कारण अच्छी नहीं बनती, बल्कि इसलिए अच्छी बनती है क्योंकि उसमें कोई नई फीलिंग्स बताई जा रही होती हैं। लास्टली एलियट क्लेम्स दैट द पोएट इज नॉट रिमार्केबल बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो वो कहते हैं लास्ट में कि पोएट इसलिए अच्छा नहीं बन जाता क्योंकि उसके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस अच्छे होते हैं। हो सकता है कि उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत बोरिंग हो, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि वो अच्छा पोएट हो क्योंकि उसे ठीक तरीके से फीलिंग्स को मिक्स करके प्रेजेंट करना आता है। व्हाट्स मोर, सीकिंग न्यू एक्सपीरियंस डज नॉट हेल्प द पोएट एनरिच देयर पोएट्री। तो वो नए नए एक्सपीरियंसेस लेगा और अच्छी पोएट्री लिख पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज आर्टिस्टिक इमोशन इज ऑफ एंटायरली डिफरेंट फॉर्म देन पर्सनल इमोशन। क्योंकि आर्टिस्टिक इमोशन पर्सनल इमोशन से टोटली डिफरेंट होता है। हो सकता है कि पोएट बिल्कुल भी कहीं नहीं जाता हो, कोई न्यू एक्सपीरियंसेस हासिल ना करता हो, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा पोएट साबित हो सकता है। पोएट्री इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, क्योंकि पोएट्री में हम अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर रहे होते, पर्सनालिटी को नहीं एक्सप्रेस कर रहे होते, बट रैदर एन एस्केप फ्रॉम बोथ, बल्कि उन दोनों चीज़ों से हम एस्केप करके एक नई चीज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। सो एलियट समरी में यही कंक्लूजन देते हैं टू एनीवन जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पोएट्री। कोई भी इंसान जो जेन्युइनली पोएट्री लिखना चाहता है, द पोएट्स वर्क मस्ट बी इम्पर्सनल। तो वो कहते हैं कि कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर होकर कुछ भी मत लिखो, जो भी लिखना चाहते हो वो अपने आर्टिस्टिक क्रिएशन से लिखो और अपनी इमेजिनेशन से लिखो। तो जो तुम्हारा वर्क होना चाहिए वो एकदम इम्पर्सनल होना चाहिए। दे ओनली अचीव दिस डीपर्सनलाइजेशन इफ दे डेवलप अ कॉन्शियसनेस ऑफ द पास्ट एज इफ इट वेर अलाइव इन द प्रेजेंट। तो वो कहते हैं कि ये जो डीपर्सनलाइजेशन है, जहाँ पे हम अपनी पर्सनल चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर रहे पोएम में, ये तभी हो सकता है जब हम अपने पास्ट को इन्वॉल्व करें और उसे ऐसे जिएं जैसे कि हम प्रेजेंट को जीते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें
अपने पास्ट को याद रखना चाहिए, टाइम फ्लो को याद रखना चाहिए और पास्ट को अपने प्रेजेंट में शामिल करके उसे जीना चाहिए। तब ही हम अच्छी पोइट्री लिख पाएंगे, ना कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को दिखाकर हम अच्छी पोइट्री लिख पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सो यहीं पर ये जो ऐसे है वो ख़त्म हो जाता है। होप आपको समझ में आया होगा और आप इसका अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। सो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।